हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। राजकिशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं राजेश कुमार दुबे प्रतिदिन VI के छात्रों का मैं क्लास लेता हूं। ठीक है, जितने भी हमारे VI के स्टूडेंट हैं उन लोगों को भली भांति पता है कि अभी सिलेबस के अनुसार हमारा पेपर नंबर 3 चल रहा है। ठीक है, तो उस पेपर नंबर 3 के जो पीछे के टॉपिक पढ़ाया था उसके बाद का जो हमारा टॉपिक आज है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे, उस टॉपिक का नाम है मूल्यांकन। तो देखिए, मूल्यांकन एक शिक्षा का ऐसा स्तंभ है जो सभी प्रकार के फॉर्मेट में इसका उपयोग होता है। चाहे आप किसी भी क्षेत्र से हो, मान लीजिए कि आप कृषि खेती कर रहे हैं तो अपने आय व्यय लागत का आप उसका अंत में मूल्यांकन करते हैं। उसी प्रकार शिक्षा में भी मूल्यांकन क्या है कि एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि आपने बच्चे को कितना सिखाया, बच्चे ने कितना अर्जन किया, उसका हम लोग क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। लेकिन यही मूल्यांकन जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उन लोगों के लिए ये संवेदनशील बन जाता है। मतलब कि इनके मूल्यांकन के तरीके कुछ सामान्य लोगों की तरह भी हो सकते हैं और कुछ स्पेशल लोगों की तरह भी होते रहते हैं। तो आज हम इस टॉपिक पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे मूल्यांकन सामाजिक अध्ययन तथा सामाजिक विज्ञान दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, मतलब दिव्यांग बच्चों के लिए मूल्यांकन शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह न केवल छात्रों के सीखने की प्रक्रिया समझने में मदद करता है बल्कि उनकी शैक्षिक प्रगति, कितनी शिक्षा में प्रगति हुई, कौशल और क्षमता आकलन भी करता है। ठीक है, जब हम दृष्टिबाधित बच्चों की बात करते हैं तो यह प्रक्रिया क्या हो जाती है और संवेदनशील हो जाती है और विशेष बन जाती है। ऐसे बच्चों के लिए मूल्यांकन का उद्देश्य उनके भीतर छिपी संभावनाओं को समझना और कि उनकी क्षमताओं को बढ़ावा देना होता है। ठीक है, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए मूल्यांकन में यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि प्रक्रिया समावेशी, न्यायपूर्ण और उन्हें प्रोत्साहित करने वाला हो। जो विशेष बच्चे होते हैं, दिव्यांग बच्चे होते हैं, उनकी मूल्यांकन की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, प्रोत्साहन पूर्वक होना चाहिए। ठीक है, सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान जैसे विषय जो समाज, संस्कृति और मानव व्यवहार को समझने पर आधारित है, दृष्टिबाधित बच्चों को अपने परिवेश को समझने और उसमें सक्रिय भूमिका निभाने में मदद करते हैं। ठीक है, अब है मूल्यांकन का महत्व क्या है। जो मूल्यांकन है शिक्षा के क्षेत्र में, इसका महत्व क्या है। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए मूल्यांकन का महत्व अन्य बच्चों से अलग नहीं है, लेकिन उनके साथ इसे लागू करने के तरीके में विशेष ध्यान देना आवश्यक है। पहला है इसमें क्या, सीखने की प्रक्रिया को समझना। मूल्यांकन के महत्व में पहली हमारी क्या प्राथमिकता आती है कि सीखने की प्रक्रिया को समझना। मूल्यांकन से शिक्षक यह समझ सकते हैं कि दृष्टिबाधित बच्चों ने क्या सीखा और उनकी समझ का स्तर क्या है। ठीक है, अगला है योग्यता और कौशल का आकलन। योग्यता और कौशल का आकलन, यह प्रक्रिया दृष्टिबाधित बच्चों की क्षमता और उनकी विशेष प्रतिभा का पता लगाने में मदद करती है। तीसरा है प्रोत्साहन और आत्मविश्वास बढ़ाना। सही मूल्यांकन दृष्टिबाधित बच्चों को आत्मविश्वास देता है
और उन्हें उनकी क्षमताओं के प्रति क्या करता है, जागरूक बनाता है। अगला इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है समावेशी शिक्षा का समर्थन। मूल्यांकन के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि दृष्टिबाधित बच्चों समान अवसर और संसाधन क्या हो, उपलब्ध हो। जो भी दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए उचित संसाधन क्या होना चाहिए, उपलब्ध होना चाहिए। ये समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब है दृष्टिबाधित बच्चों के लिए मूल्यांकन के तरीके। जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उनके मूल्यांकन के तरीके क्या है। दृष्टिबाधित बच्चों का मूल्यांकन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है श्रवण आधारित मूल्यांकन। किस पर मूल्यांकन करना चाहिए, श्रवण आधारित मूल्यांकन। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ऑडियो माध्यम से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वे अपनी प्रतिक्रिया मौखिक रूप से या ब्रेल लेखन में दे सकते हैं। इतिहास और नागरिक जैसे विषयों में कहानियों या वार्तालाप के आधार पर ही उनकी समझ का परीक्षण किया जा सकता है। ठीक है, अब है दूसरा क्या, ब्रेल आधारित मूल्यांकन। दूसरा क्या है, ब्रेल आधारित मूल्यांकन। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए प्रश्न पत्र ब्रेल लिपि में तैयार किए जा सकते हैं। उत्तर लिखने के लिए भी ब्रेल लिपि का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, अब है तीसरा परियोजना और गतिविधि आधारित मूल्यांकन। तीसरा इसमें क्या है, परियोजना और गतिविधि आधारित मूल्यांकन। सामाजिक विज्ञान में दृष्टिबाधित बच्चों की समझ को मापने के लिए समूह गतिविधियों, कहानियों और नाटकों का आयोजन किया जाता है। समूह में बच्चों को किस्म किस्म की कहानियों द्वारा, नाटक द्वारा, वार्तालाप द्वारा भी क्या किया जाता है, बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। छात्रों को उनके समुदाय और परिवेश पर चर्चा करने का अवसर दिया जा सकता है। ठीक है, अब है श्रव्य और दृश्य सहायता का उपयोग। ऑडियो रिकॉर्डिंग, टेक्सटाइल मैप्स मतलब स्पर्शीय नक्शे और विशेष उपकरणों का उपयोग करके विषय की जानकारी दी जा सकती है। भूगोल में नक्शों और ग्लोब से को स्पर्श के माध्यम से क्या किया जा सकता है, समझाया जा सकता है। ठीक है, अब है मौखिक मूल्यांकन। अब बच्चे का आप मौखिक मूल्यांकन कैसे करेंगे। मौखिक परीक्षाओं में प्रश्नों को समझने और जवाब देने की स्वतंत्रता दी जा सकती है। छात्रों को संवाद और चर्चा के माध्यम से क्या कर सकते हैं, उनकी सोच और समझ व्यक्त करने का अवसर दे सकते हैं। ठीक है, अब है सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के आयाम। अब देखिए ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं कि आप दृष्टिबाधित बच्चे का मूल्यांकन कैसे करेंगे, उनके आयाम क्या क्या है। तो अब आयाम देखिए, जैसे पहला है इतिहास का क्या है, मूल्यांकन। दृष्टिबाधित बच्चों को ऐतिहासिक घटनाओं की कहानियों के माध्यम से समझाया जा सकता है। क्या कहता है, आप बातचीत करते वक्त इतिहास की घटनाओं को पढ़ाएंगे और बातचीत के माध्यम से बच्चे को क्या करेंगे, उनकी घटनाओं के बारे में जानकारी देंगे। अगला है उनका आकलन। इस आधार पर किया जा सकता है कि वे घटनाओं को कितनी अच्छी तरह समझते और वर्णन करते हैं। ठीक है, फिर है ऑडियो बुक्स, वार्तालाप और समूह चर्चा का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, अब है दूसरा, इसमें वो तो हो गया इतिहास का मूल्यांकन। अब भूगोल का मूल्यांकन कैसे सिखाएंगे बच्चे को। भूगोल में उनकी स्पर्श और श्रवण इंद्रियों का उपयोग करते हुए शिक्षा दी जा सकती है। भूगोल में किस तरह शिक्षा दी जाएगी, स्पर्श और श्रवण इंद्रियों के द्वारा शिक्षा दी जा सकती है। स्पर्शीय नक्शे और ग्लोब के माध्यम से उन्हें भौगोलिक अवधारणाओं को समझाया जा सकता है। ठीक है, अगला है उनका मूल्यांकन इस बात पर आधारित हो सकता है कि वे विभिन्न भौगोलिक स्थानों और घटनाओं को कैसे समझते हैं। ठीक है, तीसरा है नागरिक शास्त्र का मूल्यांकन। तीसरा इसमें क्या है, नागरिक शास्त्र का मूल्यांकन।
नागरिक शास्त्र में बच्चों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूक किया जा सकता है। सामाजिक मुद्दों पर उनकी राय और उनके विचारों का विश्लेषण किया जा सकता है। समूह चर्चा और वाद विवाद के माध्यम से उनकी समझ को क्या किया जा सकता है, परखा जा सकता है। ठीक है। अब है अर्थशास्त्र का मूल्यांकन, इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र को क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स का मूल्यांकन। दृष्टिबाधित बच्चों को सरल उदाहरणों और दैनिक जीवन की गतिविधियों के माध्यम से आर्थिक अवधारणाओं को क्या किया जा सकता है, समझाया जा सकता है कि इसमें हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसे बनती है, मुद्रास्फीति की दर क्या है, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, शेयर क्या होता है, आप इत्यादि के बारे में क्या कर सकते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, आप इत्यादि के माध्यम से बच्चों को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है। अब है उनका मूल्यांकन। उनका मूल्यांकन उनके तर्क और समस्याओं को हल करने की क्षमता के आधार पर किया जा सकता है। ठीक है। अब है मूल्यांकन के दौरान चुनौतियां। मूल्यांकन के दौरान क्या क्या चुनौतियां आती है, देखिए। पहला है संसाधनों की कमी। इसको आप भली भांति जानते हैं कि पहली चुनौती क्या आती है, संसाधनों की कमी। अब पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनके लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो भी वस्तुएं हो सकती हैं वो क्या होती है, संसाधन में आती हैं। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए विशेष सामग्री जैसे ब्रेल लिपि के प्रश्न पत्र और स्पर्शीय नक्शे हमेशा उपलब्ध क्या होते हैं, नहीं होते हैं। दूसरा है प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी। शिक्षकों को दृष्टिबाधित बच्चों की विशेष जरूरतों को समझने और उनके अनुसार मूल्यांकन करने के लिए प्रशिक्षित होना चाहिए। ठीक है। अब है तीसरा, समय और प्रयास की आवश्यकता। तीसरा हमारा क्या है, समय और प्रयास की आवश्यकता। दृष्टिबाधित बच्चों के साथ मूल्यांकन प्रक्रिया अधिक समय और समर्पण मांगती है। चौथा है पूर्वाग्रह और असमानता। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। कभी कभी दृष्टिबाधित बच्चों के प्रति पूर्वाग्रह उनकी वास्तविक क्षमता का सही आकलन करने में बाधा बनता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए, अब इसके समाधान और सुझाव क्या क्या है। समाधान और सुझाव, पहला है समावेशी सामग्री का विकास। वो तो प्रॉब्लम हो गया। अब समाधान क्या है, सॉल्यूशन। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ऑडियो बुक्स, ब्रेल लिपि की किताबें और टेक्सटाइल मैथ तैयार किए जाने चाहिए। दूसरा है शिक्षकों का प्रशिक्षण। शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण देकर उन्हें दृष्टिबाधित बच्चों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तीसरा है सहायक प्रौद्योगिकी का उपयोग। सहायक प्रौद्योगिकी का उपयोग, स्क्रीन रीडर, ऑडियो डिवाइस और अन्य तकनीकी उपकरणों का उपयोग करके बच्चों की सहायता की जा सकती है। ठीक है। अब है चौथा, प्रेरणादायक माहौल। उन लोगों के लिए कैसा माहौल होना चाहिए, प्रेरणादायक माहौल होना चाहिए। बच्चों को प्रेरित करने और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है। अब है मूल्यांकन की परिभाषा। शिक्षाविदों के अनुसार कि आखिर मूल्यांकन की परिभाषा क्या है। ठीक है। शिक्षाविदों के अनुसार मूल्यांकन की परिभाषा और उसके उद्देश्य समय समय पर विभिन्न दृष्टिकोणों से परिभाषित किए जा सकते हैं। इन दृष्टिकोणों के माध्यम से हम मूल्यांकन की जटिलताओं और विशेषताओं को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। विशेष रूप से दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, जिनके लिए यह प्रक्रिया अधिक संवेदनशील और समावेशी होनी चाहिए। ठीक है। अब है मूल्यांकन की परिभाषा। मूल्यांकन की परिभाषा क्या है? मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से छात्रों के प्रदर्शन, देखिए मूल्यांकन की परिभाषा है, परीक्षा में आ जाएगा। तो आपकी परीक्षा में अगर आ गया कि मूल्यांकन की परिभाषा क्या है,
उसके बारे में विस्तृत चर्चा कीजिए। तो देखिए, मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से छात्रों के प्रदर्शन, उनके सीखने की क्षमता और उनके विकास का आकलन किया जाता है। यह प्रक्रिया न केवल विद्यार्थियों की समझ को मापने का एक माध्यम है, बल्कि यह उनके व्यक्तिगत, सामाजिक और भावनात्मक पहलुओं को भी समझने का अवसर प्रदान करती है। शिक्षाविदों के अनुसार मूल्यांकन को विभिन्न परिप्रेक्ष्य से परिभाषित किया गया है। पहला है व्यवसायिक दृष्टिकोण। पहला क्या है इसमें? व्यवसायिक दृष्टिकोण। कुछ शिक्षाविदों के अनुसार मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा छात्रों के ज्ञान, कौशल और क्षमताओं का विश्लेषण किया जाता है। यह छात्रों को उनकी कमजोरी और शक्ति का पता लगाने में मदद करता है। ठीक है। दूसरा है इसमें शैक्षिक दृष्टिकोण। दूसरा हमारा क्या है? शैक्षिक दृष्टिकोण। दूसरे शिक्षाविदों के अनुसार मूल्यांकन केवल परिणामों का मापदंड नहीं है, बल्कि यह सीखने की प्रक्रिया को समझने का एक जरिया है। इसे छात्रों के विकास का एक निरंतर प्रक्रिया माना जाता है, जहां पर उनके प्रदर्शन के आधार पर उन्हें सुधारने और नई दिशा देने का अवसर मिलता है। ठीक है। अब है इसमें तीसरा, समावेशी दृष्टिकोण। तीसरा क्या है इसमें? समावेशी दृष्टिकोण। समावेशी शिक्षा के दृष्टिकोण से मूल्यांकन का उद्देश्य सभी बच्चों के लिए समान अवसर प्रदान करना है, जिसमें दृष्टिबाधित बच्चे भी शामिल है। इसके तहत बच्चों के लिए व्यक्तिगत और विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन किया जाता है, ताकि उन्हें पूरी तरह से शिक्षा का लाभ मिल सके। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अगर नहीं, जहां समझ में नहीं रहा है तो आप लोग हमें बता सकते हैं। अब है दृष्टि बाधित बच्चों के मूल्यांकन की विशेषताएं। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं कि दृष्टि बाधित बच्चों की मूल्यांकन की क्या विशेषताएं हैं। ठीक है। दृष्टि बाधित बच्चों की मूल्यांकन करते समय यह जरूरी है कि शिक्षकों और विद्यालयों को उनके विशिष्ट दृष्टिकोण और आवश्यकताओं को समझना और उन्हें ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन प्रक्रिया को अनुकूलित करना चाहिए। ठीक है। यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ विशेष पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। ठीक है। पहला इसमें क्या है? समावेशी मूल्यांकन। पहला इसमें क्या है? समावेशी मूल्यांकन। दृष्टिबाधित बच्चों के मूल्यांकन में समावेशी दृष्टिकोण अपनाना महत्वपूर्ण है। ठीक है। समावेशी मूल्यांकन का मतलब सभी बच्चों, चाहे उनकी शारीरिक स्थिति या विशेष अवस्थाएं कुछ भी हो। समावेशी का मूल्यांकन का मतलब क्या होता है कि सभी बच्चे, चाहे उनकी शारीरिक स्थिति या विशेष आवश्यकताएं कुछ भी हो, उन्हें समान अवसर दिए जाएं। यह सुनिश्चित करता है कि दृष्टिबाधित बच्चे भी शैक्षिक प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से शामिल हो सके और उनका समुचित मूल्यांकन किया जा सके। ठीक है। अब है निष्पक्षता और न्याय। अगला क्या है इसमें? निष्पक्षता और न्याय। मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों के बीच किसी भी प्रकार की भेदभाव या पूर्वाग्रह से बचना है। दृष्टिबाधित बच्चों के मूल्यांकन में यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि उन पर किसी प्रकार का भेदभाव न हो। उन बच्चों के साथ क्या होना चाहिए? जो भी दिव्यांग है, चाहे किसी भी प्रकार के हो, उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। वे अपनी पूरी क्षमता के अनुसार प्रदर्शन कर सके। ठीक है। अब है विभिन्न मूल्यांकन विधियां। उन्हें क्या करना चाहिए? विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन की विधियां अपनानी चाहिए। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए पारंपरिक लिखित मूल्यांकन विधियां जैसे कि पेपर एंड पेंसिल परीक्षाएं प्रभावी नहीं हो सकती हैं। इसके बजाय श्रवण आधारित, दृश्य या स्पर्श आधारित मूल्यांकन विधियों का उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए ब्रेल लिपि, ऑडियो रिकॉर्डिंग और सुनने के बाद सवालों का उत्तर देना जैसी गतिविधियां उपयोगी हो सकती है। अब है चौथा, व्यक्तिगत मूल्यांकन।
जिसको क्या कहते हैं, आईईपी भी कहते हैं। जैसे परीक्षा में आता है कि व्यक्तिगत मूल्यांकन क्या होता है। ठीक है, प्रत्येक दृष्टिबाधित बच्चा अलग होता है और उसकी विशेषताएं भी अलग हो सकती है। इसीलिए मूल्यांकन को व्यक्तिगत तरीके से किया जाना चाहिए। व्यक्तिगत मूल्यांकन का मतलब है कि हर बच्चे की क्षमताओं और जरूरतों के अनुसार उसे परखा जाए, ताकि कोई बच्चा किसी भी कारण से पिछड़ न जाए। ठीक है, अब है मूल्यांकन के विभिन्न रूप। मूल्यांकन के विभिन्न रूप क्या है? दृष्टिबाधित बच्चों के मूल्यांकन कई रूप के हो सकते हैं। इनमें कुछ महत्वपूर्ण रूप निम्नलिखित हैं। जैसे पहला क्या है, श्रवण आधारित मूल्यांकन। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए यह तरीका बहुत उपयुक्त हो सकता है। इसमें बच्चों को श्रवण माध्यम से जानकारी दी जाती है और वह अपने उत्तर भी श्रवण के माध्यम से देता है। उदाहरण के लिए शिक्षक एक ऑडियो क्लिप चला सकते हैं और बच्चा सुनकर उसका उत्तर दे सकता है। यह तरीका बच्चों के भाषाई कौशल और उनके सुनने की क्षमता को बेहतर ढंग से परख सकता है। ठीक है, दूसरा है ब्रेल आधारित मूल्यांकन। सबसे खास क्या है, ब्रेल आधारित मूल्यांकन। ठीक है, ब्रेल लिपि का उपयोग करके दृष्टिबाधित बच्चों के लिए प्रश्न पत्र तैयार किए जाते हैं। ब्रेल लिपि एक विशेष लेखन प्रणाली है जो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए डिजाइन की गई है, जिसे वे शब्दों को महसूस करके पढ़ सकते हैं। ब्रेल आधारित मूल्यांकन दृष्टिबाधित बच्चों को प्रारंभिक लिखित मूल्यांकन के समान अवसर प्रदान करता है। ठीक है, अब है तीसरा गतिविधि आधारित मूल्यांकन। तीसरा क्या है इसमें, गतिविधि आधारित मूल्यांकन। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए गतिविधि आधारित मूल्यांकन बहुत उपयोगी हो सकता है। इसमें छात्र की सीखने की प्रक्रिया को गतिविधियों के माध्यम से परखा जाता है। उदाहरण के लिए समाजशास्त्र और इतिहास जैसे विषयों को खेल, नाटक या समूह चर्चा के माध्यम से समझा जा सकता है और उसमें के आधार पर छात्रों की क्षमता का आकलन किया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें है अगला हमारा संवाद आधारित। संवाद मतलब आपस में बातचीत करके। ठीक है, इसमें क्या है कि दृष्टिबाधित बच्चों को संवाद के माध्यम से भी मूल्यांकन किया जा सकता है। शिक्षक बच्चों से सवाल पूछ सकते हैं और उनके उत्तरों का मूल्यांकन कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों से विचार विमर्श कर उनकी सोच और समझ को परखा जा सकता है। ठीक है, फिफ्थ नंबर है समूह चर्चा और प्रेजेंटेशन। समूह चर्चा और उनका प्रेजेंटेशन। ठीक है, बच्चों को समूह में विभाजित करके एक विषय पर चर्चा करने या प्रेजेंटेशन देने के लिए कहा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपने बच्चे का समूह बना लिया, कोई टॉपिक दे दिया और उस पर आप उसको क्या कर सकते हैं, चर्चा करने के लिए बारी बारी से अपना विचार व्यक्त करने के लिए कह सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि बच्चे में आत्मविश्वास और सामाजिक कौशल को क्या होता है, बढ़ावा मिलता है। अब देखिए, मूल्यांकन के दौरान सामने आने वाली चुनौतियां क्या क्या है। मूल्यांकन के दौरान सामने आने वाली क्या क्या चुनौतियां हैं। दृष्टिबाधित बच्चों के मूल्यांकन के दौरान कुछ विशेष चुनौतियां सामने आती हैं। ठीक है, इनमें से कुछ प्रमुख चुनौतियां निम्नलिखित है। पहला है संसाधनों की कमी, है ना। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए विशेष सामग्री और संसाधनों की आवश्यकता होती है, जैसे ब्रेल लिपि की किताबें, ऑडियो क्लिप्स और विशेष उपकरण। कई बार इन संसाधनों की कमी हो सकती है जो मूल्यांकन की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। ठीक है, अब है दूसरा शिक्षकों का प्रशिक्षण। शिक्षकों का प्रशिक्षण। सभी शिक्षक दृष्टिबाधित बच्चों के मूल्यांकन के लिए प्रशिक्षित नहीं होते।
इसीलिए यह जरूरी है कि शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे इस प्रकार के बच्चों के लिए उचित और प्रभावी मूल्यांकन विधियां अपना सके। ठीक है। तीसरा है समय की कमी। दृष्टिबाधित बच्चों के मूल्यांकन की प्रक्रिया प्रारंभिक मूल्यांकन की तुलना में अधिक समय ले सकती है। बच्चों को समझने और जवाब देने के लिए अतिरिक्त समय की क्या हो सकती है, आवश्यकता हो सकती है। ठीक है। अब है मूल्यांकन का महत्व तथा उद्देश्य दृष्टिबाधित बच्चों के लिए। मूल्यांकन का आखिर महत्व क्या है, उद्देश्य क्या है, इसका कुछ किसी भी चीज का कोई उद्देश्य होता है तो आखिर मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है। मूल्यांकन का महत्व बहुत व्यापक है। क्या है इसका महत्व? बहुत व्यापक है। यह न केवल बच्चों के शैक्षणिक विकास का मापदंड है बल्कि यह उनकी व्यक्तिगत, सामाजिक, मानसिक और भावनात्मक प्रगति को समझने में भी मदद करता है। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए मूल्यांकन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है क्योंकि उनकी शैक्षिक जरूरतें और कार्य क्षमता सामान्य बच्चों से अलग हो सकती है। इस दृष्टिकोण से मूल्यांकन उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप होता है। अब है इसमें क्या, पहला है शैक्षिक प्रगति का आकलन। पहला क्या इसमें है? शैक्षिक प्रगति का आकलन। मूल्यांकन से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि बच्चों ने जो पढ़ाई की है उसमें उन्होंने क्या सीखा। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए यह महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रारंभिक शैक्षिक विधियां उनकी आवश्यकता के अनुसार नहीं हो सकती है। इसीलिए मूल्यांकन उन्हें विभिन्न रूपों में उपयुक्त तरीके से मापने में मदद करता है। दूसरा है समाज में समावेशन की दिशा। दूसरा इसमें क्या है, सेकंड नंबर, समाज में समावेशन की दिशा। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए मूल्यांकन का एक उद्देश्य यह भी है कि वे समाज में अन्य बच्चों के साथ समान अवसर प्राप्त कर सके। समावेशी मूल्यांकन सुनिश्चित करता है कि दृष्टिबाधित बच्चे भी समान रूप से शिक्षा प्राप्त कर सके और उनका विकास अन्य बच्चों पर बराबरी हो। ठीक है। तीसरा है सीखने के अवसरों का निर्माण। तीसरा इसमें क्या है, सीखने का अवसरों का निर्माण। मूल्यांकन बच्चों को उनके कमजोर क्षेत्रों की पहचान करने का एक अवसर प्रदान करता है। यह उन्हें सुधारने के लिए मार्गदर्शन देता है जिससे वे अपनी क्षमताओं को पहचान कर उनका अधिकतम उपयोग कर सके। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए इस प्रकार का आकलन और मार्गदर्शन महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वे अपने विशेष जरूरतों को समझने में अधिक सहायता प्राप्त करते हैं। ठीक है। अब है व्यक्तिगत विकास में सहायता। अगला क्या है इसमें, व्यक्तिगत विकास में सहायता। मूल्यांकन बच्चों की समग्र व्यक्तित्व और सामाजिक व्यवहार को मापने में भी मदद करता है। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उनके लिए शैक्षणिक सामग्री, गतिविधियां और सामाजिक समावेश विशेष रूप से अनुकूलित किए जाते हैं। मूल्यांकन से यह सुनिश्चित किया जाता है कि बच्चे न केवल शैक्षिक दृष्टि से प्रगति कर रहे हैं बल्कि उनका भावनात्मक और सामाजिक विकास भी सही दिशा में हो रहा है। ठीक है। अब इसमें है कौशलों की पहचान और विकास। दृष्टिबाधित बच्चों के मूल्यांकन से यह भी मदद मिलती है कि बच्चों के भीतर छिपे कौशल की पहचान की जा सके। इससे क्या होता है मूल्यांकन से, कि उसके अंदर कितनी कौशल क्षमता छिपी है, इसका भी मूल्यांकन शिक्षक क्या कर लेते हैं, बच्चे का कर लेते हैं। कभी कभी दृष्टिहीनता के कारण विशेष प्रकार के कौशल विकसित करते हैं जैसे बेहतर श्रवण क्षमता, उच्च स्तर की याददाश्त या बेहतर संचार कौशल। इन कौशलों की पहचान और उन्हें निखारने का अवसर मूल्यांकन के माध्यम से मिलता है। अब मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है? अब परीक्षा में देखिए ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है। मूल्यांकन का उद्देश्य केवल छात्रों के ज्ञान और कौशल का मूल्यांकन करना नहीं है बल्कि यह उनकी समग्र शिक्षा, विकास और व्यक्तिगत प्रगति का मार्गदर्शन करना है। विशेष रूप से दृष्टिबाधित बच्चों के लिए मूल्यांकन का उद्देश्य कई अलग अलग पहलुओं को समझना है।
और सही दिशा में सुधार करने में मदद करना होता है। ठीक है, अब है इसमें पहला शैक्षिक सुधार और प्रगति का आकलन। पहला इसमें क्या है? शैक्षिक सुधार और प्रगति का आकलन। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य बच्चों की शैक्षिक प्रगति को मापना है। विशेष रूप से दृष्टिबाधित बच्चों के लिए सुनिश्चित करना जरूरी है कि वे अपनी पढ़ाई में अन्य बच्चों के साथ बराबरी पर चले। उनके लिए मूल्यांकन विभिन्न शैक्षिक गतिविधियों जैसे श्रवण आधारित परीक्षण, ब्रेल और गतिविधि आधारित विधियों के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, अब है इसमें दूसरा समस्याओं की पहचान और समाधान। मूल्यांकन यह भी पहचानने में मदद करता है कि बच्चे किन क्षेत्रों में संघर्ष कर रहे हैं। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि उनकी सीखने की प्रक्रिया अलग हो सकती है। उदाहरण के लिए वे कक्षा में चित्रात्मक या दृश्य सामग्री को नहीं समझ सकते, इसीलिए उनके लिए शैक्षिक सामग्री को श्रवण या स्पर्श आधारित रूप में अनुकूलित किया जा सकता है। ठीक है, मूल्यांकन से यह सुनिश्चित किया जाता है कि बच्चे किस क्षेत्र में असमर्थ हैं और वहां सुधार की दिशा में क्या कदम उठाए जा सकते हैं। तीसरा है शिक्षकों को मार्गदर्शन देना। इसमें तीसरा क्या है? शिक्षकों को मार्गदर्शन देना। मूल्यांकन का उद्देश्य यह भी है कि शिक्षकों को यह समझने में मदद करता है कि छात्रों को किस प्रकार की शैक्षिक सहायता और संसाधनों की आवश्यकता है। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए शिक्षक को अधिक संवेदनशील और प्रशिक्षित होना पड़ता है ताकि वे सही तरीके से बच्चों की मदद कर सके। अब है पांचवा समाज में समावेशिता को बढ़ावा देना। एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि दृष्टिबाधित बच्चों को अन्य बच्चों के साथ समान अवसर मिले। मूल्यांकन यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव न हो और उसे उसकी क्षमताओं के अनुसार शिक्षा मिले। यह बच्चों को अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करता है जिससे वे समाज में अपने योगदान को अधिकतम कर सके। पांचवा है क्या? सामाजिक और भावनात्मक विकास को बढ़ावा देना। इसमें पांचवा क्या है? सामाजिक और भावनात्मक विकास को बढ़ावा देना। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए मूल्यांकन केवल शैक्षिक संदर्भ में ही नहीं बल्कि उनके सामाजिक भावनात्मक विकास में भी मदद करता है। ठीक है, यह प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षक बच्चों के व्यवहार, सोच और भावनाओं को समझ सकते हैं और उन्हें सुधारने का अवसर दे सकते हैं। उदाहरण के लिए समूह कार्यों और गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को सामाजिक कौशल का विकास किया जा सकता है। ठीक है, अब है 6 नंबर। 6 नंबर क्या है? स्वतंत्रता और निर्भरता का विकास। एक और उद्देश्य यह है कि बच्चों में स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जा सके। मूल्यांकन के माध्यम से यह देखा जा सकता है कि बच्चों में आत्मनिर्भरता का स्तर क्या है और उन्हें किस क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता है। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए यह उद्देश्य अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका उद्देश्य उन्हें समाज में सक्रिय और आत्मनिर्भर सदस्य बनाने का है। ठीक है, अब इसमें है अगला टॉपिक क्या? देखिए, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए मूल्यांकन की विशेषताएं। सब चीज की मूल्यांकन, आखिर दृष्टिबाधित बच्चों में मूल्यांकन की क्या विशेषता है? ठीक है, इसमें भी है समावेशी मूल्यांकन। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए मूल्यांकन में समावेशिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। इसमें शैक्षिक सामग्री, प्रश्न पत्र और मूल्यांकन विधियों को दृष्टिबाधित बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित करना शामिल है। दूसरा क्या है? बहुआयामी दृष्टिकोण। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए मूल्यांकन को बहुआयामी दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। यह केवल शैक्षिक प्रदर्शन तक सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि इसमें बच्चों के सामाजिक, भावनात्मक और मानसिक विकास का भी आकलन करना चाहिए। ठीक है, तीसरा है विविध मूल्यांकन विधियां। तीसरा इसमें क्या है? विविध मूल्यांकन विधियां। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए पारंपरिक मूल्यांकन विधियां उपयुक्त नहीं हो सकती हैं।
इसीलिए स्पर्श, श्रवण और अन्य संसाधनों का उपयोग करके मूल्यांकन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए ब्रेल, ऑडियो क्लिप्स और समूह गतिविधियां आदि के माध्यम से उनके प्रदर्शन को परखा जा सकता है। ठीक है, अब लास्ट देख लीजिए, मूल्यांकन प्रक्रिया के चरण, सोपान क्या है। किसी चीज का आखिरी स्टेज होता है तो उसका मुख्य सोपान क्या है, चरण क्या है, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए। ठीक है, मूल्यांकन प्रक्रिया एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन प्रक्रिया क्या होती है, कभी भी बंद नहीं होती है, यह हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, सतत। आप प्रतिदिन भी बच्चे का मूल्यांकन कर सकते हैं, साप्ताहिक मूल्यांकन कर सकते हैं, महीने में कर सकते हैं। जैसे परीक्षा होता है ना कि 3 माह, 6 माह या वार्षिक परीक्षा, एनुअल परीक्षा, तो ये मूल्यांकन थकने वाला चीज नहीं है। जो शिक्षा के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में छात्रों की शैक्षिक प्रगति और समग्र विकास का मूल्यांकन करती हैं। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए मूल्यांकन का उद्देश्य सिर्फ उनके शैक्षिक प्रदर्शन या आकलन नहीं होता है, बल्कि यह उनके समग्र विकास, उनके आत्मविश्वास, मानसिक और सामाजिक क्षमताओं का विश्लेषण करता है। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया में कुछ विशिष्ट चरण सोपान होते हैं जिनका पालन करना आवश्यक है ताकि मूल्यांकन प्रभावी और समावेशी हो सके। इस लेख में हम दृष्टिबाधित बच्चों के मूल्यांकन के विभिन्न चरणों का चर्चा करेंगे, जैसे मूल्यांकन प्रक्रिया के चरण और सोपान। मूल्यांकन की प्रक्रिया का कोई भी चरण महत्वपूर्ण होता है, लेकिन दृष्टिबाधित बच्चों के लिए इसे विशेष रूप से अनुकूलित किया जाता है ताकि यह अधिक समावेशी और निष्पक्ष हो। दृष्टिबाधित बच्चों के मूल्यांकन के चरण निम्नलिखित है। ठीक है, पहला है मूल्यांकन की योजना बनाना, प्लानिंग द असेसमेंट। मान लीजिए कि आप दृष्टिबाधित दिव्यांग बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, योजना बनाना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा। मूल्यांकन प्रक्रिया का पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण योजना बनाना है कि आप बच्चे का मूल्यांकन किस प्रकार लेंगे। योजना का उद्देश्य यह है कि मूल्यांकन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण को व्यवस्थित तरीके से लागू किया जाए। यह चरण विशेष रूप से दृष्टिबाधित बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उनके लिए मूल्यांकन प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं को समाहित करना होता है। ठीक है, अगला है कि शैक्षिक लक्ष्य निर्धारित करना। मूल्यांकन प्रक्रिया की योजना में यह सुनिश्चित करना है कि बच्चों के लिए निर्धारित शैक्षिक लक्ष्य स्पष्ट हो। ठीक है, अब है आवश्यक संसाधनों की पहचान करना। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए विशेष संसाधन जैसे ब्रेल लिपि, श्रवण आधारित संसाधन, ऑडियो क्लिप्स और अन्य सहायक उपकरण का प्रावधान किया जाना चाहिए। समय का प्रबंधन, यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक बच्चे को उचित समय दिया जाए क्योंकि दृष्टिबाधित बच्चों के लिए जानकारी प्राप्त करने और प्रतिक्रिया देने में अतिरिक्त समय की आवश्यकता हो सकती है। ठीक है, अब है सेकेंड नंबर, मूल्यांकन उपकरणों का चयन। मूल्यांकन उपकरणों का चयन, मूल्यांकन उपकरणों का चयन भी इस प्रक्रिया का अहम हिस्सा है। प्रारंभिक परीक्षा के तरीके दृष्टिबाधित बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं क्योंकि वे दृश्य सामग्री का उपयोग नहीं कर सकते। इसीलिए इस चरण में उपयुक्त और समावेशी मूल्यांकन विधियों का चयन करना आवश्यक होता है। अब है दृष्टिबाधित बच्चों के लिए उपयुक्त मूल्यांकन के उपकरण। जो बच्चे दिव्यांग हैं, दृष्टिबाधित हैं, उनके लिए कौन कौन से उपकरण हैं मूल्यांकन के। पहला है ब्रेल आधारित प्रश्न पत्र। प्रश्न पत्र कैसा होना चाहिए, ब्रेल आधारित होना चाहिए। ब्रेल लिपि के माध्यम से दृष्टिबाधित बच्चों के लिए प्रश्न पत्र तैयार किए जा सकते हैं। दूसरा है ऑडियो आधारित मूल्यांकन। श्रवण के माध्यम से मूल्यांकन किया जा सकता है। बच्चों को ऑडियो क्लिप्स सुनने के बाद उत्तर देने के लिए कहा जा सकता है। ठीक है, तीसरा है स्पर्श आधारित मूल्यांकन। तीसरा क्या है, स्पर्श आधारित मूल्यांकन। स्पर्श के माध्यम से बच्चों को जानकारी प्राप्त करने के लिए स्पर्श योग्य सामग्री का उपयोग
किया जा सकता है। ठीक है, अब है अगला है इसमें डेटा संग्रहण, डेटा कलेक्शन। मूल्यांकन प्रक्रिया का अगला चरण डेटा संग्रहण है। इस चरण में हम छात्रों को प्रदर्शन, उनके उत्तर और अन्य संबंधित जानकारी का संग्रह करते हैं। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए यह चरण कुछ अलग हो सकता है क्योंकि उनका प्रदर्शन सामान्य बच्चों से भिन्न हो सकता है। अब डेटा संग्रह के तरीके क्या है? डेटा संग्रहण के तरीके क्या है? पहला है ऑडियो रिकॉर्डिंग। दृष्टिबाधित बच्चों के उत्तरों को रिकॉर्ड किया जा सकता है ताकि उनका मूल्यांकन किया जा सके। ब्रेल में उत्तर देना, यदि प्रश्न पत्र ब्रेल लिपि में है तो बच्चों को उत्तरों ब्रेल लिपि में लिया जा सकता है। अगला है साक्षात्कार और प्रश्नोत्तरी। बच्चों से संवाद करके उनके विचार और उत्तरों का संग्रहण किया जा सकता है, जैसे व्यक्तिगत साक्षात्कार और प्रश्नोत्तरी के माध्यम से। ठीक है, अब है डेटा विश्लेषण। डेटा संग्रहण के बाद अगला चरण डेटा विश्लेषण करना है। ठीक है, यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि बच्चों का प्रदर्शन उनके ज्ञान, कौशल और क्षमताओं को सही तरीके से दर्शाता है। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए डेटा विश्लेषण में यह महत्वपूर्ण होता है कि उनके विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं को सही तरीके से आकलन किया जाता है कि नहीं। अब है विश्लेषण प्रक्रिया में ध्यान देने योग्य बातें, जैसे क्या है सुधार की पहचान, प्रदर्शन का सही आकलन, विशेष जरूरतों का ध्यान रखना। जैसे विश्लेषण करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि दृष्टिबाधित बच्चों की शैक्षिक जरूरतों को समाहित किया गया है या नहीं। अब परिणामों का मूल्यांकन, इसमें क्या है परिणाम। मान लीजिए कोई मूल्यांकन करेंगे तो परिणाम उसका आएगा, तो परिणाम का मूल्यांकन कैसे होगा? डेटा विश्लेषण के बाद अगला कदम परिणामों का मूल्यांकन करना है। इस चरण में यह देखा जाता है कि बच्चों के प्रदर्शन के परिणाम उनकी शैक्षिक जरूरतों और विकास से मेल खाते हैं या नहीं। ठीक है, अगला है परिणामों का मूल्यांकन यह सुनिश्चित करता है कि बच्चों को उनकी क्षमता अनुसार शिक्षा दी जा रही है और क्या सुधार की आवश्यकता है। ठीक है, तीसरा अगला इसमें है मूल्यांकन के उद्देश्य। आखिर मूल्यांकन के उद्देश्य क्या क्या है? संक्षिप्त में मूल्यांकन के क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए? तो पहला है सकारात्मक परिणामों का मूल्यांकन, बच्चे को अच्छे प्रदर्शन को पहचाना जाए और उनका उत्साहवर्धन किया जाए। अगला है कमजोर छात्रों की पहचान। अगला क्या है इसमें कि हमारे क्लास में कौन कौन से कमजोर छात्र हैं उसकी पहचान करना। इसके बाद है प्रगति देना। मूल्यांकन प्रक्रिया का एक अहम चरण प्रतिक्रिया देना होता है। यह बच्चों को उनके प्रदर्शन के बारे में जानकारी देने का एक तरीका होता है। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए प्रतिक्रिया तरीका विशेष रूप से सहायक और सकारात्मक होना चाहिए ताकि वे सीखने की प्रक्रिया में प्रेरित रहे। ठीक है, अब है प्रतिक्रिया देने के तरीके। ठीक है, सकारात्मक और रचनात्मक प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया कैसा हमें देना चाहिए बच्चे को? जब आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो आपका जवाब भी सकारात्मक और नकारात्मक देने की प्रतिक्रिया की शैली कैसी होनी चाहिए, इस पर भी आपको शिक्षक को ध्यान देना पड़ेगा। जैसे बच्चे को उनके अच्छे प्रदर्शन के लिए, बच्चा अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तो उन्हें उत्साहित किया जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? उत्साहित। उत्साहित वाला शब्द भी प्रयोग करना चाहिए और सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों के बारे में रचनात्मक रूप से मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए। इसके बाद है स्पष्ट और सुलभ भाषा। प्रतिक्रिया को स्पष्टीकरण देने के लिए सरल और सुलभ भाषा में दिया जाना चाहिए ताकि बच्चे उसे क्या कर सके, आसानी से
समझ सके। मान लीजिए कि बच्चा गलती कर रहा है तो आपकी प्रतिक्रिया रचनात्मक होनी चाहिए, जिसमें भी हौसला उसे मिल सके। ये नहीं कि निगेटिव माइंड से आप उसको नहीं बोलना है, ठीक है। अब है समर्थन और सहायता। जब भी बच्चे को किसी विशेष क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता हो तो उन्हें अधिक संसाधन प्रदान करने की दिशा में कदम उठाया जाए, ठीक है। अब है 7 नंबर सुधारात्मक उपाय। मूल्यांकन का अंतिम चरण सुधारात्मक उपायों को लागू करना होता है। यह चरण तब महत्वपूर्ण होता है जब बच्चों की प्रदर्शन में कोई कमी दिखाई देती है। सुधारात्मक उपायों के द्वारा बच्चों की कमजोरियों पर ध्यान दिया जाता है और उन्हें सुधारने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाते हैं, ठीक है। अब सुधारात्मक उपाय कौन कौन से हो सकते हैं, आप उसे कैसे सुधारेंगे, कौन कौन से उपाय हो सकते हैं। तो पहला है क्या इसमें अतिरिक्त अभ्यास। बच्चे पर क्या करना चाहिए आपको, बच्चे को विशेष रूप से कमजोर क्षेत्रों पर अतिरिक्त अभ्यास दिया जा सकता है, ठीक है। समय बढ़ाना, यदि बच्चे को विशेष रूप से समय की आवश्यकता होती है तो उनके लिए परीक्षा के समय को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। अगला है नई शैक्षिक विधियां। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए नई और उपयुक्त शैक्षिक विधियां विकसित की जा सकती हैं, जैसे स्पर्श आधारित गतिविधियां, श्रवण आधारित मूल्यांकन आदि, ठीक है। अब देखिए, मूल्यांकन परीक्षा में वस्तुनिष्ठ परीक्षा के प्रश्नों का वर्गीकरण आप दिव्यांग बच्चों के साथ कैसे करेंगे। मूल्यांकन प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का उपयोग किया जाता है। आप जानते हैं कि मूल्यांकन जब होता है तो लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, वस्तुनिष्ठ सभी प्रकार के प्रश्न आप पूछ सकते हैं, जिनमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी प्रमुख होते हैं। इनमें क्या होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी प्रमुख होते हैं। इन प्रश्नों को सही तरीके से वर्गीकृत करना विशेष रूप से दृष्टिबाधित बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हें समान शैक्षिक सामग्री की से विभिन्न प्रकार की परीक्षा दी जाती है, जैसे ब्रेल लिपि या श्रवण आधारित मूल्यांकन। अब हम इसमें कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न कैसे पूछेंगे, कैसा उसका पहलू होना चाहिए, उसका महत्व क्या है, इसके बारे में अब आप लोग देखिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का महत्व। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम आमतौर पर बहुविकल्पीय एमसीक्यू, सही गलत मिलान या रिक्त स्थान भरने वाले प्रश्नों में पाते हैं ना, कि रिक्त स्थान भरिए या सही गलत चुनिए। इन प्रश्नों का उद्देश्य छात्रों के ज्ञान और समझ का त्वरित और सटीक आकलन करना होता है। आप बच्चे से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछ रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसके दिमाग और उसके सटीक आंसर के बारे में, कि इसका दिमाग कैसे काम कर रहा है, इसकी जानकारी लेना होता है, ठीक है। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए इन प्रश्नों को विशेष रूप से अनुकूलित किया जाता है। ऐसे बच्चों में ऐसे प्रश्न विशेष रूप से पूछे जाते हैं, वे अपनी क्षमताओं का सही मूल्यांकन कर सके। इससे क्या होता है कि उसमें अपनी क्षमता का सही उपयोग करते हैं। अब इन प्रश्नों का महत्व किस प्रकार है, देखिए। पहला है स्पष्टता और सटीकता। ये प्रश्न जल्दी और सटीक तरीके से बच्चों की ज्ञान का आकलन करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। समय की बचत। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए समय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में बच्चों को जवाब जल्दी देने का मौका मिलता है, जिससे समय बचता है। विविधता में मूल्यांकन। इन प्रश्नों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के ज्ञान और कौशल का मूल्यांकन किया जाता है। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। अब है वस्तुनिष्ठ परीक्षा के प्रश्नों का वर्गीकरण। जैसे प्रश्नों का वर्गीकरण होता है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा के प्रश्नों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए इन प्रश्नों को अनुकूलित करते समय यह आवश्यक होता है कि उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए। जैसे सही और गलत, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन पूछते हैं ना, सही और गलत। तो सही और गलत प्रश्नों का उद्देश्य बच्चों के ज्ञान पर त्वरित आकलन करना होता है, कि जल्दी से कितना बच्चे समझ रहे हैं। यह प्रश्न किसी बयान के सही या गलत होने पर आधारित होते हैं। अब है दिव्यांग बच्चों के लिए अनुकूलन।
श्रवण आधारित प्रश्न, यदि प्रश्न श्रवण आधारित है तो शिक्षक या मूल्यांकनकर्ता प्रश्न को जोर से पढ़ सकते हैं। बच्चे को आपका क्वेश्चन कैसे पढ़ेंगे? जोर से पढ़ेंगे। ब्रेल में प्रश्न, ब्रेल लिपि में प्रश्न पत्र तैयार किए जा सकते हैं ताकि दृष्टिबाधित छात्र उन्हें पढ़ सके और सही और गलत का चयन कर सके। विकल्पों की स्पष्टता, सही और गलत विकल्प स्पष्ट रूप से दिए जाए ताकि छात्र भ्रमित न हो। ठीक है। उदाहरण, सभी पक्षी उड़ते हैं, तो उत्तर गलत है कि सही है, इसको क्लियर आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। अब है बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी आते हैं तो इन प्रश्नों में एक प्रश्न दिया जाता है और उसके साथ कई विकल्प होते हैं जिनमें सही विकल्प को चुनना होता है। दृष्टिबाधित बच्चों की इसमें अनुकूलन क्या होना चाहिए? जैसे ब्रेल आधारित विकल्प, ब्रेल लिपि के माध्यम से विकल्प दिए जा सकते हैं ताकि बच्चे उन्हें पढ़ सके। ऑडियो रूप में विकल्प, दृष्टिबाधित बच्चे श्रवण आधारित परीक्षा में भाग लेते हैं, इसीलिए सभी विकल्पों को ऑडियो में सुनाया जा सकता है। ठीक है। स्पष्ट और संक्षिप्त विकल्प, विकल्पों को संक्षिप्त और स्पष्ट रूप से रखा जाना चाहिए ताकि बच्चे भ्रमित न हो। जैसे उदाहरण, भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो इसमें बहुविकल्पी प्रश्न है, 4 विकल्प है, अब उसमें से एक सही चुनना है, तो क्या होगा उसका? दिल्ली। ठीक है। अब है मिलान आधारित। मिलान आधारित पूछा जाता है बच्चे से ना, वैसे भी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होते हैं। इनमें क्या 2 सूचियां दी जाती है ताकि उन्हें संबंधित तत्वों को एक साथ मिलाना होता है। अब इन बच्चों के लिए अनुकूलन कैसा होगा कि दृष्टिबाधित बच्चों को मिलान प्रश्नों को आंशिक रूप से ऑडियो और ब्रेल लिपि में उपलब्ध कराना जरूरी है, छोटा रूप में। ठीक है। उदाहरण के मिलान सूची को श्रवण आधारित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। स्पर्श आधारित मिलान, जैसे बच्चों को स्पर्श आधारित वस्तुएं मिलाने के लिए दी जा सकती हैं, जैसे विभिन्न आकारों और बनावटों या बल्क अन्य सामग्री। ठीक है। अगला आता है रिक्त स्थान भरने का प्रश्न। यह भी क्या है? वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में आता है रिक्त स्थान भरने का, फिलिंग द ब्लैंक्स। इसमें क्या होता है? इसमें दिव्यांग बच्चों के लिए इसमें क्या अनुकूलन होना चाहिए कि निर्देश को स्पष्ट रूप से दिया जाना चाहिए ताकि वे समझ सके और उन्हें क्या करना है। ब्रेल लिपि में रिक्त स्थान, यह प्रश्न ब्रेल लिपि में तैयार किए जा सकते हैं ताकि बच्चों को सही उत्तर भरने में कठिनाई न हो। जैसे सूरज की रोशनी उगता है पूरब से या पश्चिम से, तो इसमें आपको सही भरना पड़ेगा। अब है संख्या आधारित प्रश्न, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, गणित आधारित। अब इन प्रश्नों में बच्चों से संख्याओं के आधार पर उत्तर देने के लिए कहा जाता है। ये क्या है? जैसे गणितीय समस्याएं। इसमें बच्चों का अनुकूलन कैसा होना चाहिए? ब्रेल गणना, गणितीय प्रश्नों को ब्रेल लिपि में प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑडियो गणना, ऑडियो के माध्यम से बच्चों को संख्याएं सुनाई जा सके ताकि वे सही उत्तर का चयन सके। स्पर्श आधारित गणना, यदि संभव हो तो बच्चों को विभिन्न गणना उपकरण जैसे स्पर्श आधारित कैलकुलेटर दिए जा सकते हैं। यदि 15 में से 7 घटा दिया जाए तो क्या बचता है, आप पूछ सकते हैं। तो बच्चा क्या बोलेगा? 8। ठीक है। अब देखिए, आखिर अब दिव्यांग बच्चों से वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हम लोग क्यों पूछते हैं, इसका महत्व क्या है? देखिए, आज चैप्टर थोड़ा लंबा है, आप लोगों को थोड़ा अधिक समय लगेगा क्योंकि अब आप तो छोटे बच्चे नहीं है। ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न दृष्टिबाधित बच्चों को एक प्रभावी मूल्यांकन विधि हो सकते हैं, लेकिन इन्हें सही तरीके से अनुकूलित करना महत्वपूर्ण है। विभिन्न प्रकार के अनुकूलन जैसे ब्रेल, श्रवण आधारित प्रश्न और स्पर्श आधारित दृष्टिबाधित बच्चों को सही तरीके से मूल्यांकन करने का अवसर प्रदान करते हैं। साथ ही इन प्रश्नों का उद्देश्य बच्चों के ज्ञान, समझ और विचार प्रक्रिया का मूल्यांकन करना होता है, न कि केवल उन्हें कठिनाई में डालना। ठीक है। अब है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के निर्माण में ध्यान रखने योग्य बातें। कौन कौन से
इन प्रश्नों का निर्माण करते समय ध्यान रखना जरूरी है। पहला है प्रश्नों का सरल और स्पष्ट होना। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए प्रश्नों का स्वरूप सरल और स्पष्ट होना चाहिए। इससे बच्चों को उत्तर देने में कोई कठिनाई नहीं होती है। दूसरा है विकल्पों की संतुलित संख्या। विकल्पों की क्या है? संतुलित संख्या। प्रश्नों में दिए गए विकल्पों की संख्या को संतुलित रखा जाए ताकि बच्चों के निर्णय लेना आसान हो। समान अवसर प्रदान करना। क्या करना चाहिए? समान अवसर प्रदान करना। यह सुनिश्चित करना दृष्टिबाधित बच्चों को मूल्यांकन में समान अवसर मिले, इस उद्देश्य से प्रश्नों के प्रारूप को अनुकूलित किया जाता है। चौथा है विकल्पों की प्रकृति। जो विकल्प हम दे रहे हैं उसकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए? ध्यान रखना चाहिए कि विकल्प न तो अत्यधिक कठिन हो और न ही बहुत सरल हो। बच्चों को उनका वास्तविक ज्ञान प्रदर्शित करने का अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक था थोड़ा ज्यादा लंबा था और मैंने सोचा कि इससे आप लोगों को छोटे छोटे खंड में हम न पढ़ाएं, एक ही दिन में पढ़ा दें ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके, क्योंकि मूल्यांकन टॉपिक क्या था? काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ठीक है, अब है इसके संदर्भ में क्या वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बने हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन। वो लोग थोड़ा आप लोग ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, एमसीक्यू। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन देखिए, मूल्यांकन प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए है बच्चों को शैक्षिक प्रदर्शन का आकलन करना, बी बच्चों को डराना, सी बच्चों की पहचान करना, डी बच्चों के माता पिता को परीक्षा में शामिल करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर ए, बच्चों के शैक्षिक प्रदर्शन का आकलन करना। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड, सही गलत प्रश्नों का उद्देश्य क्या होता है? जो प्रश्न सही गलत आते हैं, इन प्रश्नों का आखिर उद्देश्य क्या होता है? ए बच्चों के ज्ञान का तो त्वरित और सटीक आकलन करना, बी बच्चों को भ्रमित करना, सी बच्चों के शैक्षिक प्रदर्शन को छिपाना, डी बच्चों के मनोबल को तोड़ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बच्चों के ज्ञान का तो त्वरित और सटीक आकलन करना। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 3, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में कौन सा प्रकार शामिल है? ए वर्णनात्मक प्रश्न, बी सही गलत प्रश्न, सी दोनों ए और बी की, डी कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सही गलत प्रश्न। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? दृष्टिबाधित बच्चों के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को किस रूप में अनुकूलित किया जा सकता है? ए है केवल लिखित रूप में, बी ब्रेल लिपि ऑडियो और स्पर्श आधारित हो, सी केवल ऑडियो रूप में, डी केवल चित्रात्मक रूप में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ब्रेल लिपि ऑडियो और स्पर्श आधारित रूप में। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 5, किस प्रकार के प्रश्नों में बच्चों को एक कथन दिया जा सकता है और सही या गलत का चयन करना होता है? ऑप्शन क्या है? ए बहुविकल्पी, बी सही गलत प्रश्न, सी मिलान प्रश्न, डी रिक्त स्थान भरने वाले प्रश्न। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सही गलत प्रश्न। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 6, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को किस रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है? ठीक है, ए है श्रवण आधारित, बी ब्रेल लिपि, सी स्पर्श आधारित, डी सभी उपयुक्त। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी उपयुक्त। ठीक है, अब 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? बहुविकल्पीय प्रश्नों में बच्चे क्या करते हैं? ऑप्शन हमारा ए है किसी एक सही विकल्प का चयन करते हैं, बी सभी विकल्पों का चयन करते हैं, सी कोई विकल्प नहीं चुनते, डी किसी भी विकल्प का चयन नहीं करते। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, किसी एक सही विकल्प का चयन करते हैं। ठीक है,
अब है क्वेश्चन नंबर 8। रिक्त स्थान भरने वाले प्रश्न किस प्रकार के होते हैं? बच्चे से एक वाक्य में रिक्त स्थान भरने के लिए कहा जाता है कि बी बच्चों को सिर्फ चित्र दिखाए जाते हैं, किसी बच्चों को एक पैराग्राफ लिखने को कहा जाता है, कि डी बच्चों से लंबे उत्तर की उम्मीद की जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बच्चे से एक वाक्य में रिक्त स्थान भरने के लिए कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन, मिलान आधारित प्रश्नों को बच्चों को क्या करना होता है? ए, प्रश्नों का उत्तर लिखना होता है, कि दो सूचियों से संबंधित तत्वों को मिलाना, किसी चित्र खींचना, कि डी कोई उत्तर नहीं देना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, दो सूचियों से संबंधित तत्वों को मिलाना। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 10। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए मिलान आधारित प्रश्नों को किस प्रकार अनुकूलित किया जाता है? ए, ऑडियो के माध्यम से, बी, ब्रेल लिपि में, सी, केवल चित्रों में, डी, ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? 10 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी, मतलब ऑडियो के माध्यम से और ब्रेल लिपि के माध्यम से। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है? वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए है छात्रों की शारीरिक क्षमताओं का आकलन करना, बी, छात्रों के मानसिक विकास का आकलन करना, छात्रों के ज्ञान और समझ का आकलन करना, कि छात्रों के व्यक्तित्व जीवन का आकलन करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा 11 का? इसका सही आंसर होगा छात्रों के ज्ञान और समझ का आकलन करना, ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्रश्नों में बच्चों को कैसे समय दिया जाता है? अनंत समय, सीमित समय, बिना समय सीमा के, कोई सीमा समय नहीं होती। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सीमित समय। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। किस प्रकार के प्रश्नों में बच्चों को विकल्पों में से एक सही उत्तर चुनना होता है? ए है मिलान प्रश्न, बी, बहुविकल्पीय प्रश्न, सी, सही गलत प्रश्न, डी, रिक्त स्थान भरने वाला प्रश्न। तो इसका सही आंसर क्या होता है? ऑप्शन सी, सही और गलत प्रश्न। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिक्त स्थान भरने वाले प्रश्नों में किस प्रकार की जानकारी आवश्यक होती है? ए, बच्चों की शारीरिक स्थिति, बी, बच्चों का मानसिक विकास, सी, सही शब्द या जानकारी भरने के लिए, डी, बच्चों का सामाजिक अनुभव के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, सही शब्द या जानकारी भरने के लिए। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 15। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में बच्चों को कितने विकल्पों को उत्तर चुनना होता है? ऑप्शन है ए, बी 3, सी 4, डी 5। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 4। ठीक है। अब 16 नंबर देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन, ऑडियो आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ए, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, बी, सामान्य बच्चों के लिए, सिर्फ दृष्टिहीन बच्चों के लिए, कि डी, सभी बच्चों के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17। बहुविकल्पी प्रश्नों में प्रश्नों के विकल्पों को किस प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है? ए, स्पष्ट और संक्षिप्त रूप में, बी, जटिल और लंबा रूप में, सिर्फ चित्रों में, डी, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, स्पष्ट और संक्षिप्त रूप में। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सबसे बड़ा लाभ क्या है?
ऑप्शन है ये बच्चों को लंबी अवधियों तक सोचने का मौका देता है, ये बच्चों के ज्ञान का त्वरित आकलन करते हैं, ये बच्चों को डराते हैं, कि ये बच्चों को सामाजिक विकास में मदद करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ये बच्चों के ज्ञान का त्वरित आकलन करते हैं। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 19। मिलान प्रश्नों का उद्देश्य क्या होता है? मिलान जो प्रश्न पूछे जाते हैं इसका उद्देश्य क्या होता है? छात्रों के मानसिक विकास का आकलन करना, छात्रों की शारीरिक स्थिति की जांच करना, सी छात्रों की दो सूचियों से संबंधित तत्वों को जोड़ने के लिए कहना, कि डी छात्रों से लंबी प्रतिक्रियाएं लेना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, छात्रों को दो सूचियों से संबंधित तत्वों को जोड़ने के लिए कहना। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 20। सही गलत प्रश्नों में बच्चे क्या करते हैं? ऑप्शन है दोनों विकल्प चुनते हैं, कि बी सही और गलत का चयन करते हैं, कि सी सिर्फ एक सही उत्तर चुनते हैं, कि डी कोई नहीं चुनते। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, सिर्फ एक सही उत्तर चुनते हैं। ठीक है, अब 21 क्वेश्चन देखिए। 21 क्या है स्क्रीन पर आपके? दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ब्रेल लिपि में तैयार किए गए प्रश्नों का उद्देश्य क्या होता है? ए बच्चों को डराना, बी बच्चों को अधिक कड़ी परीक्षा देना, सी बच्चों के समान अवसर प्रदान करना, डी बच्चों को सिर्फ शारीरिक प्रशिक्षण देना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, बच्चों को समान अवसर प्रदान करना। ठीक है।